मम्मी आज खाने में क्या बनेगा? आज बनेगा पुलाव। मैंने आपको पहले ही बोला था आज पास्ता बनाओ ना। आज पास्ता नहीं, कल बना लेंगे। आज दीदी की पसंद का बने थे, उसकी पसंद का बने बहुत दिन हो गए हैं। मुझे आप लोगों को पर शक तो पहले से ही था। आप लोगों की हरकतों को देख के मैं समझ गई थी कि आप सभी लोग मुझे कहीं से उठा कर लाए हैं, क्योंकि मुझे उतना प्यार बिल्कुल नहीं मिलता है जितना मेरी बहन को मिलता है, या मेरी सौतेली बहन को। चार्जर तो भूल ही गई थी मैं, जीती कैसे मैं। और मुझे एक चीज बता दो कि आप लोग मुझे मंदिर की सीढ़ियों से लेके आए थे या फिर किसी आम के पेड़ से। जा रही हूं मैं यहाँ से। जैसा हमने अभी देखा वैसी हरकतें बच्चे अक्सर करते हैं। हमने भी अपने बचपन में कभी ना कभी ऐसी हरकतें ज़रूर की होंगी। ये सब क्या है? ये नाटक का ही मूल रूप है। कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति एक अभिनेता होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कई परिस्थितियों में अभिनय करता है। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि हम अंदर से किसी काम को करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में किसी के दबाव में अन्य कारणों की वजह से वो काम हमें करने पड़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक तरीके से अभिनय ही है। इसीलिए तो कहा गया है कि जीवन एक नाटक है और हम सब अभिनय करता। ये एक अलग बात है कि किसी में अभिनय की क्षमता कम होती है और किसी में थोड़ी सी ज़्यादा। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर, जो कि लिया गया है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में से, और जिसका विषय है नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक भी साहित्य की ही एक विधा है। हालांकि ये बाकी गद्य विधाओं से थोड़ी सी अलग है। इसकी विशेषताएं इसको बाकी गद्य विधाओं से अलग बनाती हैं। नाटक क्या है, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे। मुझे लगता है आप सभी परिचित हैं कि नाटक हम किसको कहते हैं। तो जल्दी से जानते हैं नाटक की कुछ सामान्य विशेषताएं, और फिर हम चलेंगे प्रश्न उत्तरों पर, ताकि आपको नाटक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं अच्छे से। नाटक की विशेषताएं, सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नाटक ऐसा होना चाहिए जिसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके, रंगमंच पर उसको खेला जा सके, ऐसा नाटक होना चाहिए। क्योंकि नाटक जो है, नाटक की यही विशेषता उसे बाकी गद्य विधाओं से अलग बनाती है। समय के बंधन का ध्यान रखें। शब्द या संवाद जो भी लिखे गए हों, एक दृश्य को बनाने की क्षमता उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। वेशभूषा पात्रों के अनुरूप हो। जितना अधिक द्वंद्व नाटक में होगा, नाटक उतना ही अधिक सफल बनेगा। प्रकाश योजना के माध्यम से हम बहुत सारे भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और नाटक हमेशा वर्तमान काल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नाटक की शैली कौन सी है, इस बात का भी लेखक को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वीडियो शुरू ही हुई है, तो इन विशेषताओं में बहुत सारे शब्द आपको ऐसे लग सकते हैं जो आपको समझ नहीं आए होंगे, लेकिन जैसे हम प्रश्न उत्तर करेंगे सारे शब्द हमारे सामने क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न देखते हैं, नाटक अन्य गद्य विधाओं से किस प्रकार अलग है? नाटक के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर देखते हैं, नाटक भी साहित्य की गद्य विधा का ही एक भाग है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं इसे बाकी विधाओं से अलग बनाती हैं। नाटक लिखित होने के बाद भी दृश्य होता है। नाटक जब तक रंगमंच पर अभिनीत नहीं किया जाएगा, उसकी सारी खूबसूरती बाहर नहीं आएगी। नाटक लिखने की पहली शर्त यही है कि उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। तो ये थी नाटक की कुछ विशेषताएं जो कि उसे बाकी गद्य विधाओं से अलग बनाती हैं। नाटक जो है, हालांकि लिखा जाता है, लेखक उसको लिखता है बाकी गद्य विधाओं की तरीके से, लेकिन वो लिखा गया होता है स्टेज पर प्रस्तुत करने के लिए, एक्ट करने के लिए। जब तक उसे रंगमंच पर खेला नहीं जाएगा, एक नाटक जो है पूरा नहीं माना जाता। नाटक की जो ये विशेषता है, इसी कारण इसे दृश्य काव्य भी कहते हैं। अब मैंने इसके प्रमुख तत्व कुछ लिखे हैं नीचे। नाटक के तत्व इस प्रकार हैं, समय का बंधन, उसके बाद संवाद और शब्दों का प्रयोग, द्वंद्व, कथ्य, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंगमंचीयता। ये कुछ नाटक के प्रमुख तत्व हैं। नाटक के बाकी प्रश्नों को हल करने से पहले हम अपने दिमाग में रखेंगे रामलीला को। मुझे लगता है 12वीं के बच्चे ने कभी ना कहीं रामलीला थोड़ी बहुत ज़रूर देखी होगी। तो रामलीला को जब हम दिमाग में रखेंगे, तो
उससे हम नाटक के तत्वों को जोड़ते चलेंगे, जिससे हमें बाकी तत्वों को समझने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है? समय के बंधन का मतलब है समय की सीमा में बंधा हुआ। यदि नाटक एक सीमा में समाप्त नहीं होगा तो उसकी रोचकता और उसका आकर्षण जो है खत्म होने लगेगा। नाटक को हम कई भागों में बांटकर अलग अलग दिन तक नहीं दिखा सकते। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया रामलीला का, जो कि 10 दिन तक चलती है। अभी प्रश्न के उत्तर में हमने लिखा कि नाटक को हम कई भागों में बांटकर अलग अलग दिन तक नहीं दिखा सकते। रामकथा दशहरे से जुड़ी हुई है, बस हमें जो पात्र एक्ट करते हैं स्टेज पर, हमें उस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान में रखना है। अब आप इमेजिन करो, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो किसी भी सिनेमा हॉल में, उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार आजकल नाटक प्ले किए जाते हैं थिएटर में। यानी आप टिकट लेकर के कहीं जाओगे थिएटर में और आपको एक नाटक देखना है। अगर वो नाटक इतना बड़ा होगा कि उसकी कहानी को एक बार में पूरा नहीं दिखा सकते, तो क्या हम बार-बार उसको देखने थिएटर में जाते रहेंगे? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि नाटक एक समय सीमा में समाप्त हो जाना चाहिए। यानी जिस तरीके से हम पिक्चर को एक बार में पूरा देखते हैं, पूरी कहानी उसमें शुरू होकर के ख़त्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार नाटक जो है इतना होना चाहिए कि वो एक बार में ही दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। एक दूसरी बात हमें ये भी याद रखनी है कि टीवी पर जो धारावाहिक आते हैं, सीरियल आते हैं, जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में नाटक कहते हैं, वो नाटक इस नाटक से अलग है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वो 6-6 सालों से 10-10 सालों से चले होते हैं, उनका इस नाटक से कोई लिंक नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नाटक में चाहे कितनी भी पुरानी घटना हो या भविष्य के बारे में बात हो, यानी नाटक चाहे भूतकाल का हो या भविष्यकाल का हो, उसे रंगमंच पर वर्तमान में ही दिखाया जाना चाहिए। जो समय के बंधन की बात हम कर रहे हैं, तो समय का बंधन किस तरीके से होगा? 2-3 तरीके से होगा। एक तो लेंथ उसकी इतनी होनी चाहिए कि एक बार में एक समय में उसको प्रस्तुत किया जा सके। दूसरा समय का बंधन ये होता है कि उसको वर्तमान काल में प्रेजेंट करना है। घटना चाहे कभी की भी हो, लेकिन क्योंकि दर्शक उसको लाइव देखेंगे, तो वो जो है वर्तमान समय में घटित होती दिखाई जानी चाहिए। क्योंकि नाटक रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उनकी पहली शर्त यही होती है कि वे दर्शकों से सीधे वर्तमान में जुड़े रहें। नाटक के 3 अंग होते हैं सामान्य रूप से: प्रारंभ, मध्य और समापन। नाटक की शुरुआत होती है जिसमें इंट्रोडक्शन वगैरह होता है और हमें थोड़ा-सा हिंट दिया जाता है कि किस संदर्भ में ये नाटक है। मध्य में मुख्य घटनाएँ और समापन में, जैसे कहानी में हमने चरमोत्कर्ष पढ़ा था, उसी तरीके से समापन। तो नाटक बेसिकली इन 3 भागों में बँटा होता है। इन तीनों अंगों को हमें ध्यान में रखना है और उसके अनुसार हमें नाटक को समय के बंधन में बाँधना है, ताकि किसी अंग को कम समय या किसी को बहुत ज़्यादा समय ना मिल जाए। जितना जिसके लिए ज़रूरी है, उतना समय उसे दिया जाए। इसलिए नाटक को समय के बंधन में बाँधना अति आवश्यक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नाटक में शब्दों का और संवादों का महत्व बताइए। ये 2 अलग-अलग तरीके से प्रश्न आ सकता है कि शब्दों का महत्व बताइए और संवादों का महत्व बताइए। इस प्रश्न में 2 प्रश्न मैंने कंबाइन कर दिए हैं। आप अपने हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर परीक्षा में अलग-अलग आ जाए तो। उत्तर देखते हैं। हालांकि शब्दों से मिलकर ही संवाद बनते हैं, लेकिन नाटक में शब्द भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक-एक शब्द नाटक में महत्वपूर्ण होता है। पिछले प्रश्न में हमने जानने की कोशिश की कि समय सीमा का बंधन बड़ा आवश्यक है। तो एक बड़ी कहानी है, उसको अगर हमें प्रेजेंट करना है एक नाटक के रूप में, तो शब्द हमें कैसे रखने चाहिए? नाटककार को ऐसे शब्दों का चुनाव करना चाहिए जो संक्षिप्त हों, साथ ही सांकेतिक भी। संक्षिप्त यानी छोटे, सांकेतिक भी यानी बड़ा संकेत देते हों, बड़ा अर्थ देते हों और शब्दों का प्रयोग किया गया हो छोटा। शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए कि वो दर्शकों के सामने एक और दृश्य उपस्थित कर सकें। नाटक के कुछ शब्द और अभिनेता के हाव भाव इतना कुछ कह देते हैं जो कि किसी उपन्यास में कई पेजों में लिखा जाता है। क्योंकि नाटक का एक प्लस पॉइंट ये है कि किसी को एक्टिंग करके दिखानी होती है। कुछ अच्छे शब्दों का चयन किया प्लस एक अच्छे एक्टर की एक्टिंग, उतना सब कुछ कह देती है कि लिखने के लिए हमें कई पेजों की ज़रूरत पड़े। गद्य की बाकी विधाओं का काम संवाद के बिना भी चल सकता है। जैसा हमने कहानी में पढ़ा था कि एक तरीका कहानी को कहने का ये भी है कि लेखक ये बताता जाए कि पहले ऐसे हुआ, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया और कहानी खत्म। लेकिन नाटक में अगर संवाद नहीं होंगे तो नाटक का काम नहीं चल सकता। कहानी बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका आगे नहीं है। नाटक में कौन-कौन होता है? नायक, नायिका, प्रतिनायक या खलनायक जिसको हम कह सकते हैं, एक सूत्रधार जो बार-बार बीच में आकर के बताएगा अब ये होने वाला है, अब ऐसा होगा।
ये सभी लोग अपने संवाद के माध्यम से ही कथानक को आगे बढ़ाते हैं। संवादों में बिना मतलब का वर्णन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें समय सीमा का ध्यान रखना है और उसमें दृश्य उपस्थित करने की क्षमता होनी चाहिए। संवादों से वो बातें भी क्लियर हो जानी चाहिए, वो बातें भी दर्शकों के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए जो कि नाटक में सीधे सीधे नहीं कही गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक की कहानी चाहे किसी भी काल में घटित क्यों ना हुई हो, उसे वर्तमान में ही घटना पड़ता है, क्यों? इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नाटक साहित्य का ही एक अंग है, लेकिन उसे रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। यदि एक ऐसा नाटक लिखा जाए जिसका मंचन नहीं किया जा सकता, तो हम उसे एक अच्छा नाटक नहीं कह सकते। तो जब नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत हो रहा होता है और सामने दर्शक बैठकर देख रहे हैं, तो हमें घटनाओं को वर्तमान में ही दिखाना पड़ेगा। चाहे भूतकाल की घटना हो, चाहे भविष्य की घटना हो, हमें संवाद ऐसे रखने हैं जो कि वर्तमान के संवाद हों। भूतकाल को हम फ्लैशबैक से दिखा सकते हैं, लेकिन उसके संवाद भी वर्तमान में ही होंगे। जैसा हमने पिछले प्रश्न में बात की कि मान लो फ्लैशबैक दिखाना है, तो फ्लैशबैक को भी कैसे दिखाया जाएगा? संवादों के माध्यम से दिखाया जाएगा। दो पात्र बातचीत करेंगे और उस तरीके से हम फ्लैशबैक को दिखाएंगे, तो संवाद जो है दर्शकों के सामने ही उनको बोलने पड़ेंगे। नाटक के अतिरिक्त गद्य की बाकी विधाओं को हम आधा पढ़कर छोड़ सकते हैं, उसको दोबारा समय मिलने पर पढ़ सकते हैं। यानी कहानी है, कहानी को हमने आधा पढ़ लिया, कोई काम आ गया, हम बीच में छोड़कर चले गए, कहानी को दोबारा से आकर के पढ़ लिया। उपन्यास को पढ़ने में कई कई दिन लग जाते हैं, लेकिन नाटक को जब हम पैसे दे करके या किसी भी तरीके से थिएटर में देखने जाएंगे, तो उसकी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उसको एक साथ पूरा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि नाटक का असली आनंद जो है उसको देखने में है। जब सामने ही नाटक दर्शकों के चल रहा है, तो उसको वर्तमान काल में ही दिखाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में प्रकाश योजना क्यों आवश्यक है? प्रकाश योजना का मतलब है स्टेज पर लाइटिंग की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। अब इस लाइटिंग के इफेक्ट को ध्यान में रखने के लिए आप रामलीला से कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से उस स्टेज पर लाइटिंग की व्यवस्था होती है। हालांकि रामलीला का मंचन जो है रात को होता है, लाइट तो चारों तरफ वैसे भी होनी चाहिए, लेकिन स्टेज पर लाइट कई दिशाओं से आती है। कभी बीच में आएगी, कभी एक बंदे पर फोकस आएगा, कभी पूरे स्टेज पर फोकस आएगा। तो ये बात उस लाइटिंग की हो रही है, उस प्रकाश योजना की बात हो रही है। नाटक साहित्य लेखन की एक विधा होने के बावजूद रंगमंच पर अभिनय करने के लिए लिखा जाता है। ये बात आपको बार बार ध्यान रखनी है, इसलिए इसमें प्रकाश योजना को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रकाश योजना का मतलब है रंगमंच पर प्रकाश को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत करना। जैसे दिन रात, संध्या या प्रातःकाल के वर्णन में हम अलग अलग तरीके की रोशनी मंच पर डालेंगे। यानी समय को प्रदर्शित करना है तो हमें लाइटिंग की ज़रूरत होगी ही, लेकिन समय के अतिरिक्त कई चीज़ों को बताने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था होती है। जैसे पात्रों की मानसिक स्थिति का चित्रण भी हम प्रकाश के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप किसी टीवी सीरियल को, किसी फिल्म को इमेजिन कर सकते हो कि कोई पात्र बड़ा दुखी है, कष्ट में है, उसकी मानसिक अवस्था खराब है, डिप्रेशन में है, तो उसको अंधेरे, बंद, गंदे से कमरे में दिखाया जाएगा। तब उसका इफ़ेक्ट जाकर के दर्शकों पर बहुत अच्छा पड़ेगा कि हाँ, उनको लगेगा कि ये रियल लाइफ़ सिचुएशन है, उसको कनेक्ट कर पाएँगे। तो ये लाइटिंग का इफ़ेक्ट होता है। स्टेज पर भी यदि हमें मृत्यु दिखानी है, दुःख दिखाना है, पीड़ा, निराशा, डिप्रेशन को दिखाना है, तो पात्र को अंधेरे में दिखाया जाएगा। यानी स्टेज पर ऐसी व्यवस्था रखी जाएगी कि चारों तरफ अंधेरा और पात्र जो है बिल्कुल धीमे प्रकाश में। और जीवन को दिखाना है, खुशी को, सफलता को और आशा को दिखाना है, तो तेज प्रकाश के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। नाटक में बिना संवाद, केवल मुख के हाव भाव से और केवल प्रकाश के द्वारा बहुत सारी चीज़ें मंच पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। नाटक में बहुत ज़्यादा संवादों की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ को बोलकर बताया जाए, लेखक हर बात को बोल कर के बताए कि देखो तुम्हारा ये हीरो है और ये बड़ा डिप्रेशन में है। इस तरीके से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। वो थोड़ी-सी लाइटिंग का इफ़ेक्ट डालेंगे, प्लस जो उसको जो एक्टिंग कर रहा है, वो नायक अपने चेहरे के हाव भाव से अपनी मनोस्थिति को दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये लाइटिंग का इफ़ेक्ट साहित्य की किसी भी विधा में आवश्यक नहीं है, केवल नाटक में ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में पात्रों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब प्रॉपर नाटक को रंगमंच पर खेला जाना है, तो हमें लेखक बताता है कि इसने ऐसे कपड़े पहने हैं। आपने कोई नाटक अ, लिखा हुआ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, उसमें लेखक लिखता है कि उसने ऐसी साड़ी पहनी है, बालों में गजरा लगाया है, बिंदी लगाई है, ढीला पजामा, कुर्ता, फटे कपड़े, गंदे अंगोछा, इस तरीके का वो डिस्क्रिप्शन देता है ताकि लोग अच्छे से रिलेट कर पाएं उसकी वेशभूषा से। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नाटक लिखते समय नाटककार पात्रों की वेशभूषा का काफी विस्तार से वर्णन करता है, क्योंकि पात्रों की विशेषताओं को बताने में, उनके व्यक्तित्व को उभारने में वेशभूषा का महत्वपूर्ण हाथ होता है।
नाटक में पात्रों की वेशभूषा का वर्णन उन्हें और अधिक सजीव और जीवंत बनाने के लिए किया जाता है। दर्शकों को वेशभूषा देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि पात्र जो है कौन है, इसकी मनोस्थिति कैसी है। एक राजा, एक किसान या एक भिखारी, अगर 3 पात्रों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं मंच पर, तो उनकी वेशभूषा जो है अलग-अलग होनी चाहिए और उनको देख करके हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति किसका रोल प्ले कर रहा है। इन तीनों पात्रों की वेशभूषा हम एक जैसी नहीं रख सकते, अन्यथा नाटक का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए नाटक को प्रभावी बनाने के लिए पात्रों के अनुकूल वेशभूषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में रंगमंचीयता होना क्यों आवश्यक है? इस वाक्य का प्रयोग अभी तक मैंने कई बार किया, फाइनली इस पर मैंने एक पूरा प्रश्न ही बना दिया। उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। नाटक को बाकी चीज़ों से, बाकी चीज़ मतलब बाकी साहित्यिक विधाओं से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि उसे रंगमंच पर खेला जाना होता है, इसलिए उसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो नाटकों की एक प्रमुख विशेषता ये होनी चाहिए, ये होती है कि उसे रंगमंच पर खेला जा सके, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को आलोचकों ने केवल इस कारण नाटक मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें रंगमंच पर दिखाना बड़ा मुश्किल है। जयशंकर प्रसाद के नाटक बाद की बात है। आप इमेजिन करिए बाहुबली फिल्म को, मान लो उस फिल्म को स्टेज पर दिखाना हो, तो क्या वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी जो उस पिक्चर में दिखाई गई हैं? क्योंकि उनके पास तो बड़े सारे इफेक्ट होते हैं, वो चीज़ों को कंप्यूटराइज तरीके से कई प्रकार से दिखा सकते हैं जो कि लाइव संभव नहीं होता। इसी तरीके से रामलीला में हम बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाएंगी रामलीला में भी जिनको सारी घटनाओं को लाइव नहीं दिखाते, संवादों के माध्यम से दिखाते हैं। अब तो फिर भी बहुत सारी तकनीकें मान लो शुरू हो गई हैं, जैसे हनुमान जी को उड़ते हुए दिखाना, समुद्र पार करते समय उड़ते हुए दिखाना, या फिर इमेजिन कर सकते हो वो सोने का हिरण है जो जंगल में भाग रहा है और राम और लक्ष्मण दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो कितना किया जा सकता है कि मान लो कोई हिरण है और उसको बिजली की मदद से चलाया जा सकता है, लेकिन उसको इतनी तेज नहीं भगाया जा सकता कि दोनों धनुर्धर उसके पीछे भाग रहे हैं बहुत दूर तक और वो पकड़ में नहीं आ रहा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको नाटक के रूप में मंच पर अभिनय करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, इसीलिए जब हम कोई भी नाटक लिखते हैं उसमें ये देखा जाता है कि इसको रंगमंच पर कैसे एक्ट किया जाएगा। नाटक के सभी तत्वों का समावेश इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सारी चीज़ें मिलकर नाटक को मंचन करने लायक बना दें। यानी पात्र ऐसे हों, सिचुएशन ऐसी हों, घटनाएं ऐसी हों कि उनको दर्शकों के सामने दिखाया जा सके। एक नाटक आसानी से रंगमंच पर खेला जाए तभी वो नाटक सफल माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवाद चाहे क्लिष्ट या मुश्किल हो, लेकिन यदि वे परिवेश के अनुसार होंगे तो दर्शक तक संप्रेषित हो ही जाएंगे। कैसे? चलिए उत्तर देखते हैं। संवाद यदि परिवेश के अनुसार, पात्रों के अनुसार लिखा जाए तो दर्शकों तक वो संदेश को डिलीवर कर देते हैं, दर्शकों तक संदेश को पहुंचा देते हैं। थोड़े से मुश्किल होंगे तो भी संदेश पहुंच जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि नाटक जो है एक घटना का जीवंत चित्रण है, केवल लिखा गया नहीं है, वो सामने एक्ट हो रहा है। हम उसमें केवल कहानी या संवाद नहीं सुनते बल्कि उनके पात्र, उनकी वेशभूषा और उनके मुख के हाव भाव को भी देखते हैं, उसके व्यवहार को भी देखते हैं। मान लो कई बार ऐसा होता है कि हमें लिखा हुआ समझ नहीं आता, लिखे हुए को हम बार बार पढ़ लें फिर भी हमें समझ नहीं आता जितना समझ हमें अच्छे से उसको लाइव देख करके आता है। तो ये बात वहां पर बिल्कुल फिट बैठती है। सारी चीजें मिलकर दर्शकों तक संवाद को पहुंचा देती हैं। नाटक किसी राजा, महालेखक या राजनेता से संबंधित है तो संवाद को भी उसी के अनुसार लिखना पड़ेगा, तभी वह नाटक सफल होगा। अगर ऐसे में संवाद मुश्किल भी है तो नाटक के सारे तत्व मिलकर संवाद के संदेश को दर्शकों तक पहुंचा ही देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में स्वीकृति की अपेक्षा अस्वीकृति की भावना क्यों अधिक होती है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कहानी में हमने पढ़ा था, द्वंद्व वाला प्रश्न। स्वीकार अगर हमने स्थितियों को कर लिया तो फिर कोई नाटक, कोई घटना, कोई कहानी नहीं बनेगी। चलिए उत्तर देखते हैं। नाटक और कहानी दोनों में द्वंद्व नामक तत्व की उपस्थिति जरूरी है क्योंकि द्वंद्व से कहानी आगे बढ़ती है और रोचकता बनी रहती है। द्वंद्व कैसे पैदा होता है? अब जो प्रश्न में दो शब्द हैं, स्वीकृति और अस्वीकृति। स्वीकृति यानी हम हर चीज को एज इट इज स्वीकार करते जाएं, यानी विचारों में टकराव ही ना हो, सारी चीजें सही सही चलती जाएं। 4 पात्र हैं और चारों पात्र आपस में किसी बात पर ना टकराएं, ना लड़ें, मिलजुल कर रहते रहें तो कहानी नहीं बनेगी। जब हम बनी बनाई व्यवस्था, नियमों और मान्यताओं को नकारेंगे तभी द्वंद्व पैदा होगा। जो चीज़ है उसका अगर हम विरोध करेंगे तभी जाकर के द्वंद्व पैदा होगा। जब हम सामान्य का विरोध करेंगे तभी हम कुछ नया कर पाएंगे या नया देख पाएंगे, कुछ और संभावनाएं खोज पाएंगे। अगर हम विरोध करेंगे तभी तो कुछ और संभावनाएं खोज पाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि नाटक में भी सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रहेंगी, कोई द्वंद्व उत्पन्न नहीं होगा तो नाटक की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए वे नाटक अधिक सफल होते हैं जिनमें वर्तमान स्थिति से विरोध दिखाया जाता है। यानी नाटक की
थीम अगर कुछ ऐसी होगी जिसमें व्यवस्था से विरोध दिखाना होगा तो वो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए मान लो हम देखें कि राम, कृष्ण और पांडवों पर अगर हमने नाटक लिखा है, उसकी बजाय रावण या कंस या दुर्योधन पर नाटक लिखे जाएं तो लोग उनके विचार जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक होंगे, क्योंकि नायकों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को लोगों ने कई बार सुन रखा है, कई बार देख रखा है, तो लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते। जब एक विलन को एक हीरो की तरह से प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक अलग कहानी निकल करके आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक नाटककार को कुशल लेखक के साथ कुशल संपादक क्यों होना चाहिए? बाकी विधाओं में क्या है कि एक अच्छा लेखक होना चाहिए, उसका शब्दों पर अधिकार होना चाहिए, अपने जो मन के भाव हैं वो पाठकों तक एज इट इज़ डिलीवर हो जाएं, ये एक क्षमता उसमें होनी चाहिए। लेकिन नाटककार को एक स्टेप आगे होना होता है, उसे एक अच्छा संपादक भी बनना होता है, क्योंकि उसे अपना जो लेखन है वो दर्शकों के सामने भी प्रस्तुत करना पड़ता है। नाटककार को सबसे पहले अपनी कहानी के लिए एक कथानक का चयन करना पड़ता है। कथानक का चयन करने के बाद उसे अपने कथानक को एक नाटक में बदलना होता है। यानी सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आया कि इस आइडिया पे उसको एक नाटक लिखना है, फिर उस आइडिया को एक नाटक के रूप में बदलना है। कहानी में उसके पास बहुत संभावनाएं होती हैं, किसी भी तरीके से कहानी को किसी भी दिशा में वो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन नाटक में उसको कहानी डेवलप करने से पहले ये देखना पड़ता है कि वो उसको ढंग से एक्ट करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। कथानक को नाटक बनाने से पहले उसे एक खास शैली का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नाटक की शैली में लिखा जा रहा है। एक नाटककार में लेखक होने के साथ साथ एक अच्छे संपादक के गुण भी होने चाहिए, क्योंकि उसे अपनी रचना को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना होता है। उसे एक घटना, स्थिति और दृश्य को बड़ी बारीकी से इस तरीके से अपने नाटक में लगाना है कि नाटक का भाव निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर क्रम में बढ़ता चले और अंत में दर्शकों को एक अच्छे नाटक होने की अनुभूति करा जाए। तो एक नाटककार को हमेशा माइंड में ये चीज़ रखनी है कि उसे अपनी रचना को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना है। तो कोई भी सीन, कोई भी घटना जब वो दिखा रहा है तो वो कनेक्शन बीच में टूटे ना, एक दृश्य के बीच में और दूसरे दृश्य के बीच में आपस में जुड़ाव बना रहे। दर्शकों को देख करके पता चलना चाहिए कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक की शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वर्तमान में नाटकों की कई शैलियां हैं। एक नाटककार को नाटक की विभिन्न शैलियों का परिचय होना आवश्यक है कि वो कैसे किस शैली में अपने नाटक को डेवलप करेगा। सबसे पहली शैली है शास्त्रीय नाटकों की, जिसमें संस्कृत के नाटक माने जाते हैं, जैसे उत्तरामचरित हो गया या अभिज्ञान शाकुंतलम, उन्हें हम शास्त्रीय नाटक कहते हैं। दूसरी शैली के नाटक हैं लोक नाटक हैं, जो कहीं भी लिखित रूप में नहीं है, मौखिक रूप में उपलब्ध हैं, उनको बस एक्ट किया जाता है, वैसे ही लोक कथाओं के माध्यम से उनकी कहानियां हमारे पास उपलब्ध होती हैं। इसके बाद पारसी नाटक होते हैं। पारसी नाटकों की एक खास शैली है जिसमें संवादों के रूप में शेरो शायरी होती है, गीत संगीत उसमें होता है, तो इसको हम पारसी नाटक कहते हैं। एक अन्य प्रकार के नाटक हैं यथार्थवादी नाटक, जो कि गद्य पर आधारित होते हैं। गद्य में क्या होता है कई बार कि जो स्थिति है उसको एज इट इज दिखाना, बिल्कुल वैसा ही दिखाना, कोई कल्पना का मिश्रण उसमें नहीं होता। तो इसी प्रकार के कुछ नाटक होते हैं जिन्हें हम यथार्थवादी नाटक कहते हैं, बिल्कुल कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं समाज की को। एक अन्य लोकप्रिय शैली है नुक्कड़ नाटकों की, ये हमने देखे होंगे नुक्कड़ नाटक। तो नुक्कड़ नाटक भी नाटक की एक शैली है। लेखक को शैलियों का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन उसे पहले शैली का चुनाव नहीं करना है, कहानी का चुनाव करना है। उसके पास एक टॉपिक होना चाहिए, फिर वो टॉपिक कैसे डेवलप होगा, उसके लिए कौन सी शैली उपयुक्त होगी, बाद में उसे शैली का चुनाव करना है। तो पहले कहानी का निर्धारण करना है, तो शैली अपने आप उसमें आती चली जाती है। अगला आखिरी प्रश्न देखते हैं, बहुत बड़ी हो गई वीडियो। नाटक की कहानी का चुनाव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उत्तर देखते हैं। नाटक की कहानी का चुनाव करते समय सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो रंगमंच पर एक्ट करने लायक है अथवा नहीं। नाटक की कहानी में जो हम स्थान दिखाने जा रहे हैं, जो परिवेश दिखाने जा रहे हैं, वो परिवेश, वो स्थान मंच पर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं। नाटक की कहानी में जो घटनाएं हम दिखाने जा रहे हैं या जिस प्रकार से वो घटित हुई हैं वो दिखाना है हमें। उन घटनाओं को दर्शकों के सामने हम हूबहू प्रदर्शित कर सकते हैं या नहीं, ये ध्यान में रखना है। इसलिए इन बातों का ध्यान लेखक को रखना है अपने नाटक के लिए कहानी का चयन करने से पहले। मान लो एक लेखक ने कहानी का चुनाव कर लिया कि उसको एक कहानी नाटक के रूप में दिखानी है, उसमें कहीं युद्ध की घटना है और उसे वो युद्ध की घटना अवॉइड करनी है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे उस युद्ध की घटना को संवाद के माध्यम से दिखा देना होगा। इस तरीके से उसे अपनी कहानी डेवलप करनी होगी।
तो कहानी का चुनाव या किसी भी चीज़ का नाटक में जब हम चुनाव करते हैं, सबसे मेन फोकस इस बात पर रहना चाहिए कि उसको दर्शकों के सामने कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। तो आज हमने जाना नाटक लिखने का व्याकरण। एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं दोबारा से। अब आपको ये विशेषताएं ढंग से समझ में आएंगी। नाटक ऐसा होना चाहिए जिसको रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सके। समय सीमा का हमें ध्यान रखना है कि एक बार में एक कहानी को दर्शक आए और पूरा देखे और उसको पूरा समझ में आ जाए। संवाद ऐसे होने चाहिए जो दृश्य बना सकें। वेशभूषा पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। एक एक्टर जो एक्टिंग कर रहा है, जैसे कपड़े पहन करके खड़ा है, तो दर्शकों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति किसकी एक्टिंग कर रहा है। जितना अधिक द्वंद्व होगा, नाटक उतना अधिक सफल होगा। प्रकाश योजना के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को नाटक में दिखाया जा सकता है। नाटक को वर्तमान काल में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और नाटक की कौन सी शैली होती है, कौन सी शैली में लेखक उसको लिखेगा, ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये था नाटक लिखने का व्याकरण। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।